लास्ट वीडियो में हमने अंजन तक कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे धूमपान से। धूमपान आचार्य चरक के अनुसार कितने टाइप का होता है? आचार्य चरक के अनुसार धूमपान है वो 3 प्रकार का होता है और वाग्भट के अनुसार भी प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। आचार्य सुश्रुत ने 2 और एक्स्ट्रा माने हैं, उनका 5 प्रकार का होता है, लेकिन चरक का धूमपान जो है वो 3 प्रकार का होता है। आगे आते हैं, इसमें धूमवृत्ति का निर्माण प्रयोग विधि है ये सारी। इसमें हमें ये जो जितने भी द्रव्य दिए हैं ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें बस याद कर लेना कि हरिणुका से शुरू होने वाले किसमें आते हैं, वो ये नीचे वाली लाइन देखना, पिबेत प्रायोगिकम सुखाम। ये जितने भी द्रव्य हैं ये प्रायोगिक धूमपान के द्रव्य हैं। तो प्रायोगिक के द्रव्य किससे शुरू होते हैं? हरिणुका से शुरू होते हैं धूमवृत्ति के निर्माण में। और जो सर्जरस आता है, ये गोला कर लेना, क्योंकि जो सर्जरस है उसको सुश्रुत ने स्नेहिक में माना है और आचार्य चरक ने सर्जरस को प्रायोगिक धूमपान की उसमें वर्ती निर्माण में माना है। आगे पढ़ते हैं। ये सारे के सारे जो द्रव्य हैं, इनको इन सभी औषधियों को पीसकर एक सरकंडे के ऊपर लपेटकर जौ के आकार की, यहाँ पे नोट कर रहे हैं हमें किसकी वर्ती लेनी, हम यहाँ पे वर्ती निर्माण कर रहे हैं। ओके, वो वर्ती क्या करनी है? यव सन्निभम, जौ के आकार की वर्ती लेनी है, जो कि बीच में से मोटी और अंत में से पतली हो, ऐसी वर्ती। और क्या होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए वो? अंगुश समिताम, यानी कि अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए। वर्ती कैसी कैसी होनी चाहिए? यवसन्निभाम होनी चाहिए। आकार आकार कैसा होना चाहिए उसका? यवसन्निभाम। और उसकी मोटाई कैसी होनी चाहिए? अंगुश समिताम। नेक्स्ट आते हैं, उसका प्रमाण क्या होना चाहिए? कुर्याद अष्ट अंगुल समाम भीषक, यानी कि उसका 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए, 8 अंगुल उसका प्रमाण होना चाहिए। दोबारा पढ़ते हैं, उसकी सारी के सारी क्या है? वर्ती बना रहे हैं हम प्रायोगिक धूमपान में। उसका आकार कैसा होना चाहिए? यवसनिभम होना चाहिए। प्रमाण क्या था उसका? अष्टंगुल समाम, कुर्याद अष्टंगुल समाम। और उसकी मोटाई क्या थी? अंगुश समिताम, ये उसकी मोटाई थी। आगे आते हैं, शुष्काम निगर्भाम ताम व्रति धूम नेत्र अर्पिता नर, यानी कि ऐसे प्रकार की 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए। छाया में रखने पर जब बत्ती सूख जाए तो सीख को निकालकर घृत में तेल आदि स्नेह में आर्द्र कर धूम नेत्र में रखकर अग्नि में जलाकर इस सुखकारी प्रायोगिक धूम का सेवन करना चाहिए। किसका सेवन? प्रायोगिक धूम का सेवन करना चाहिए। अब देखो, ये निगर्भा कैसे हुई? ये सरकंडे के ऊपर हमने ये सारे के सारे द्रव्य को पीसकर और सरकंडे के ऊपर हमने वो उसका पेस्ट लगाया था। अब वो जो पेस्ट 2-3 दिन के लिए हमने सुखा दिया और वो सूखने के बाद उसको सरकंडे को अंदर से निकाल दिया, क्योंकि हमें बेसिकली वर्ती बनानी थी। वो वर्ती जब बन जाए तब वो जब हम सरकंडा उसे निकाल देते हैं तो वो क्या हो गई? पहले वो गर्भा थी, यानी कि उसके अंदर कुछ था, लेकिन जब हमने सरकंडा निकाल दिया तो वो क्या बन गई? निगर्भा बन गई। और फिर उसको धूम नेत्र में रखकर अग्नि में जलाकर इस सुखकारिक प्रायोगिक धूम का सेवन करना चाहिए। ये प्रायोगिक धूम के होने हो गए सारे के सारे। कैसे होगी? इसमें प्रायोगिक धूमपान में क्या क्या आते हैं? हरिणुका से शुरू होता है ये। बाकी सारे द्रव्य याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सर्जरस आता है, सुश्रुत ने सर्जरस को स्नेहिक में माना है। और वर्ती कैसी कैसी होनी चाहिए धूमपान के लिए? वर्ती आकार क्या होना चाहिए धूमपान की वृत्ति का? यवसनिभम। प्रमाण क्या होना चाहिए? अष्टंगुल। मोटाई क्या होनी चाहिए? अंगुश समिताम। और वो कैसी होनी चाहिए? निगर्भा होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। आगे आता है वसा आदि स्नेहिक धूमवृत्ति। ये जो वसा आदि स्नेहिक धूमवृत्ति है इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नाम में ही देखो कैसे शुरू हो रही है, वसा घृत मधु यष्टि युक्त। ये सारे के सारे पता ही है कि मतलब इसको देखते ही वसा घृत से जो शुरू होगा इसको देखते ही हम बता देंगे कि कौन सी धूमवृत्ति है ये, स्नेहिक धूमवृत्ति है। इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसलिए देखो, इसमें विमर्श में क्या लिखा है? सर्जरस को गोला किया हुआ है। सर्जरस को आचार्य सुश्रुत ने इसमें माना है, स्नेहिक में माना, और चरक ने किस में माना था? प्रायोगिक में माना था। आगे आते हैं, अपराजिता आदि शिरोविरेचनिक धूम। तीसरा टाइप का धूम होता है शिरोविरेचनिक धूम। उसमें कौन से होते हैं? श्वेता ज्योतिषमती च एव हरि तालम मनशिला। अब देखो, ये जो होते हैं ये हमने चैप्टर फर्स्ट में जो शिरोविरेचनिक द्रव्य पढ़े थे उसमें भी आते हैं, तो जो वहां पे भी याद किए थे वहां पे भी याद हो जाते हैं। तो इसे भी स्पेसिफाई याद करने की जरूरत नहीं है। श्वेता मालकांगनी हरताल मनशिला, एक बार हरताल मनशिला को गोला कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये रस द्रव्य हो गए ना, रस के हो गए। ये मेटल्स जहाँ पे भी आते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तेजपत्र आदि गंधवर्ग की औषधियों से पूर्व प्रयुक्त विधि से निर्माण वृत्ति का शिरोविरेचनार्थ धूमपान में प्रयोग करना चाहिए।
अब नीचे आते हैं इसके विमर्श में, अर्थात तगर कुष्ठ इन दोनों का यदि शिरोविरेचनार्थ धूम का पान किया जाए तो चक्रपाणि मतानुसार मस्तूलुंग का स्राव होने लगता है। अब ये देखो एल आदि का जो होता है वो शिरोविरेचन में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसमें शिरोविरेचनिक द्रव्य होते हैं, लेकिन जो कुष्ठ और तगर होता है इसका विरेचनिक धूम में हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। आचार्य चक्रपाणि के अनुसार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसके कुष्ठ और तगर का प्रयोग करने से मस्तूलुंग का स्राव होने लगता है चक्रपाणि के अनुसार। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नीचे आते हैं धूमपान के लाभ। गौरवम शीर्ष शूलम पीनस अर्धाव भेदको। ये रेफरेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये कोटेशन देके पूछा जाता है कि ये किसके लाभ है। और आगे आगे ऐसे आएंगे, नश्य आएगा, मूर्धन्य तेल आएगा, उसमें ये देख के कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा किसका है। तो रेफरेंस है, इंपॉर्टेंट टिक करना है इसको, गौरवम शीर्ष शूलम पीनस अर्धाव भेद को। और ये DD26 लिखा हुआ है, मतलब ऐसा ऐसा सेम कोटेशन चैप्टर 2 में भी आया था। उसमें आया था गोरवे शीर्षे शूले पीनस अर्धाव भेद के, यानी कि उसमें वे लग गया था हर जगह पे, बस कोटेशन बाकी पूरी सेम थी। तो ये याद करना है हमें कि अगर ऐसा आता है गौरवम शीर्ष शूलम पीनस अर्धाव भेद को, ये किसका है? ये चैप्टर नंबर 5 की रेफरेंस है कि धूमपान करने से सिर का भारीपन, शिरशूल, पीनस अर्धाव भेदक, कान और नेत्र का शूल, कास, हिचकी, दमा, गलग्र, दांतों की दुर्बलता, कान, नाक, नेत्रों से दोषजन्य स्राव का होना, पुति, घ्राण, आश्यगंध, दांतों का शूल, अरोचक, हनुग्रह, मन्याग्रह, कंडु, कृमि रोग, मुख का गीला पीला होना, मुख से कफ का स्राव होना, स्वर भेद, गल शुंडी, उपजीविका, खालित्य, केशों का पीला होना, केशों का गिरना, छींक आना आदि, तंद्रा रोग, बुद्धि का व्यामोह होना, अधिक निद्रा आना आदि रोग शांत होते हैं। इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस पढ़ के बता दिए मैंने एक बार। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? ये देखो धूमपान क्या होता है? वात कफ नाशक होता है, तो ये सारे वात और कफ से होने वाले रोग हो गए। मेन इम्पोर्टेंट क्या है इस पे? खालित्यम पिंजरतो च केशानाम पतनम तथा, क्योंकि सेम टू सेम कोटेशन करके आगे भी आएगा, उसका भी खालित्य से शुरू होता है, आगे नश्य में भी आएगा, मूर्धन्य तेल यानी कि शिरोभ्यंग में भी आएगा, आगे आएगा। तो हमें अगर कोटेशन देके पूछी जाती है कि बताओ ये किसकी है, हालित्यम पिंजरत्वच केशानाम पतनम तथा, ऑप्शन में नीचे दे दिया जाएगा किसके लाभ है, ये धूमपान के हैं, नशे के हैं, मूर्धन्य तेल के हैं, या फिर नन ऑफ देवो, किसके लाभ है ये? तो धूमपान आएगा। हमें कैसे पकड़ना है कि ये धूमपान का है? हम पिंजरत्व को गोला कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि पिंजरत्व सिर्फ यहीं पे आया है और कहीं पे भी नहीं आया, ना तो नशे में आया है ना ही मूर्धन्य तेल में आया है, पिंजरत्व केवल यहाँ पे आया है। तो खालित्यम पिंजरतव से पकड़ेंगे कि पिंजरतव धूमपान में था, च केशानाम पतनम तथा। आगे है धूमपानात् प्रशाम्यति बलम भवति च अधिकम, यानी कि ये रोगों का शमन करता है और बल को बढ़ाता है, स्वर बल बढ़ाता है और इंद्रियों के बल को बढ़ाता है। न च कफ वाता न च वात कफात्मनो बलिनो अप्य ऊर्ध्व जत्रुजा, यानी कि वात कफ जो रोग होते हैं ये वो नहीं होने देता है, क्योंकि धूमपान क्या होता है? वात कफ का शामक होता है। और जो ऊर्ध्व जत्रु है, यानी कि जो गले से ऊपर का पार्ट है, इसको बल प्रदान करता है। इसको भी डीडी कर लेना यहाँ पे, धूमपानात् प्रशाम्यति बलम भवति च अधिकम, क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ बलम करके भवति करके ऐसे नश्य में भी आएगा, अभी बताएंगे उसको भी। तो बस यहाँ पे कर लेना कि सेम सेम ऐसा नश्य में भी आएगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आगे आते हैं प्रायोगिक धूमपान के 8 काल। यहाँ पे ये 8 काल बताए गए हैं। इन 8 कालों के नाम याद करने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये बस दिनचर्या वाले जिनको प्रूफ देने हैं, यानी कि उसका स्वस्वृत का प्रूफ देना है, वो याद कर सकता है। बाकी एआईपीजीटी के पॉइंट से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये याद करना है कि आचार्य ने धूमपान के कितने काल बताए हैं? 8 काल बताए हैं, और स्पेसिफाई करके प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आचार्य चरक ने धूमपान के कितने काल बताए हैं, क्वेश्चन ही ऐसा हो और अगर ऑप्शन में 8 हो तो वो 8 काल आएगा, अगर स्पेसिफाई करके बोला जाएगी प्रायोगिक के है तो भी 8 आएगा। तो मैं पढ़ देती हूँ कौन से 8 काल हैं। स्नान के पश्चात, भोजन करने के पश्चात, वमन के पश्चात, छींक आने के बाद, दातून करने के बाद, नशा लेने के बाद, अंजन लगा लेने के बाद, निद्रा से उठने के बाद, ऐसे 8 काल हैं। ऐसा करने से जत्रु के ऊपर भाग के वात और कफ से होने वाले रोग नहीं होते हैं।
किंतु सुश्रुत ने धूम के पीने के 12 काल बताए हैं। यहाँ पे इसको हाइलाइट कर लेना। सुश्रुत ने कितने काल बताए हैं? 12 काल बताए हैं। और सुश्रुत ने तीनों धूमपान के, किसके? प्रायोगिक के, स्नेहिक के और वैरेचनिक के, तीनों के अलग-अलग काल बताए हैं। लेकिन आचार्य चरक ने केवल प्रायोगिक धूमपान के काल बताए हैं। कितने काल बताए हैं? 8 काल बताए हैं। आगे आते हैं। कौन सा धूम कितनी बार पीना चाहिए? कितने प्रकार के धूम होते हैं? 3 प्रकार के, पीएसवी, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। यद्यपि धूम पीने से उपर्युक्त 8 काल बताए गए हैं, तथापि दिन के इन कालों में प्रायोगिक धूमपान को केवल 2 बार, प्रयोगे स्नेहिक त्व एकम विरेचे त्रयचतुः पिबेत, यानी कि प्रायोगिक धूमपान को केवल दिन में 2 बार, स्नेहिक धूमपान को 1 बार और विरेचनिक धूम को 3 से 4 बार पीना चाहिए। इसको कितनी बार पीना चाहिए? प्रयोगे द्विकालपाई, स्नेहिकत्व एकम, वैरेच्य त्रि और चतु, 3 या फिर 4 बार। तो इसको कैसे याद करेंगे? प्रायोगिक होता है 2 बार, P2 ऐसे बोलते हैं ना, P2, तो प्रायोगिक होता है 2 बार और स्नेहिक होता है 1 बार और विरेचनिक होता है 3 से 4 बार ले सकते हैं। प्रायोगिक का तो हमें याद हो जाएगा। स्नेहिक बस याद कर लेना, प्रायोगिक 2 था तो स्नेहिक उसके बाद 1 था और 3 और 4 जो बचा फिर वो विरेचनिक का हो जाएगा। आगे आते हैं इसका सम्यक धूमपान के लक्षण, यानी कि कैसे पता चलेगा कि धूमपान जो होता है वो सम्यक हो गया, वो प्रॉपर हो गया है। हृतकंठ इंद्रिय संशुद्धिर लघुत्वम शीर्ष समः यथे इतरातानां दोषाणां सम्यक पीतस्य लक्षणम, यानी कि हृदय कंठ ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि, सिर का हल्का होना और जो दोष बढ़े हुए उनकी शांति हो जाना, शमा, जो दोष बढ़े हुए उनकी शांति हो जाना, ठीक ठीक धूमपान पीने के लक्षण होते हैं। अब ये सारे के सारे जो है वो अच्छी बातें हैं। हमें पता चल जाएगा कि ये जब हम एआई पीजीटी का प्रिपेयर करते हैं, इतना सारा सिलेबस करते हैं, तो इतना तो पढ़ना पता ही चल जाता है कि ये सारी की सारी गुड थिंग है। गुड थिंग किस में होगी? सम्यक में ही होंगी ना, अति और अयोग में तो नहीं हो सकती। तो ये संशुद्धि, लघुत्वम, शीर्ष, शम, यानी कि शांति होना रोगों की, किसकी है? ये सम्यक धूमपान के लक्षण है। आगे आते हैं अकाल में धूमपान तथा अति धूमपान के उपद्रव। बाधिर्यम आंध्यत्वम मूकत्वम रक्तपित्तम शिरोभ्रमम अकाले च अतिपीतश्च धूम कुर्याद उपद्रवान। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। कौन से हैं अकाल में? अकाल में धूमपान पीने से पिया हुआ धूम, समय पर ही अधिक मात्रा में पिया हुआ, या फिर बधिरता, अंधापन, मूकपन, रक्त पित्त और सिर में चक्कर आना, ये उपद्रव करता है। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो 3 तो यहाँ पे बधिरता, अंधापन और मूकपन, 3 तो ये हो गए। इसको याद करेंगे गांधी जी के 3 बंदर। वो 3 बंदर ऐसे ऐसे मुंह पे, कान पे और आंख पे करते थे ना, हाथ लगाते थे। तो बधिरता, अंधापन और मूकपन, 3 तो ये हो गए। और गांधी जी के 3 बंदर से लोग भ्रमित रहते थे। भ्रमित से क्या हो गया? शिरोभ्रम हो गया। और रक्तपित्त को ऐसे ही याद रखना, क्योंकि ये क्या करेंगे? पित्त को बढ़ाएंगे और रक्तपित्त में क्या होता है? पित्त बढ़ता है। पित्त के बढ़ने से ही रक्तपित्त होता है ना। बढ़ा हुआ पित्त क्या करता है? रक्त को दूषित करता है। तो रक्तपित्त हो गया। गांधी जी के 3 बंदर से लोग भ्रमित रहते थे, भ्रमित से शिरोभ्रम हो गया। आगे आते हैं अकाल और अतिपित्त धूम जन्य उपद्रवों की शांति के उपाय, यानी कि ये जो हमने अकाल और अतिपित्त धूम कर लिया था, इसके शांति के क्या उपाय हैं? ये है, यदि वायु प्रधान रूप से प्रकुपित हो जाए और अनुबंध रूप में पित्त भी प्रकुपित हो जाए, तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत का पान, नश्चय, अंजन और तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि वात जो है वो प्रधान है और पित्त जो है वो संसर्ग में अप्रधान है। तो वात और पित्त में क्या करना चाहिए? स्निग्ध क्या करना चाहिए? पीनट। पीनट से हो गया पान, नावन, अंजन और तर्पण। स्निग्ध पीनट करना चाहिए। देखो यहाँ पे वात है, वात की अपोजिट चिकित्सा क्या होती है? स्निग्ध होती है ना। पित्त तो अनुबंध में है, तो वात के अपोजिट चिकित्सा स्निग्ध हो गया और पीनट से हो गया पान, नावन, अंजन और तर्पण। नेक्स्ट आते हैं, अगर पित्त प्रधान रूप से प्रकुपित हो जाए और उसके साथ में रक्त कुपित हो जाए, तो क्या करना चाहिए हमें? शीत पीनट करना चाहिए, क्योंकि पित्त के अपोजिट क्या होता है? मेनली शीत होता है। और पीनट से क्या हो गया? पान, नावन, अंजन और तर्पण, ऐसे ऐसे कर्म करने चाहिए। अगला आता है कफ अगर प्रधान रूप से हो जाए और अगर साथ में पित्त हो। कफ अगर प्रधान रूप से हो जाए
और साथ में पित्त की प्रधानता हो तो हमें क्या करना चाहिए? कफ के अपोजिट क्या होता है? रुक्ष होता है। तो कफ के अपोजिट रुक्ष पीनट करना चाहिए। और पीनट से क्या हो गया? पान, नावन, अंजन और तर्पण, ऐसे ऐसे कर्म करने चाहिए। आगे आते हैं धूमपान के अयोग्य रोगी, मतलब किस किस को धूमपान नहीं करवाना चाहिए। अब देखो धूमपान क्या होता है? वात कफ नाशक होता है लेकिन पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो मेनली यहाँ पे जितने भी होंगे ये पित्त से होने वाले, और ये जो स्त्री और ये जो शोक दुखी गर्भिणी विष से पीड़ित, ये तो हर जगह ही हो जाते हैं। रक्त पित्त के रोगी, ये देखो रक्त पित्त के रोगी में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये पित्त से होता है, इसमें हम धूमपान नहीं करवा सकते। तो मेनली हमें क्या याद रखना है यहाँ पे? एक तो विरेचन के बाद और वस्ती के बाद धूमपान नहीं देना चाहिए। विरेचन के बाद और वस्ती के बाद, लेकिन वमन के बाद धूमपान देना चाहिए। वमन के बाद धूमपान देना चाहिए, विरेचन और वस्ती के बाद नहीं देना चाहिए। और जो स्वेदन के अयोग्य बताए गए हैं वो धूमपान के भी अयोग्य होते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? न तालुशोषे तिमिरे शीर्ष अभिहते न च, यानी कि तालुशोष हो जिसमें तिमिर हो और जो सिर अभिघात हो उसमें, न शंख के न रोहिणा न मेहे न मदाते, यानी कि शंखक रोग में, रोहिणी रोग में, मेह रोग में और मदात्य में, इनमें भी धूमपान नहीं देना चाहिए। देखो शंखक में, रोहिणी में, मेह यानी प्रमेह और मदात्य, इनमें भी धूमपान नहीं देना चाहिए ऐसे रोगियों को, ये भी अयोग्य होते हैं। ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी तो सारे जो हैं वो पित्तज रोग है, वो समझ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो प्रमेय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमेय जो होता है वो कफ प्रधान व्याधि होती है, उसमें भी देखो धूमपान नहीं देना चाहिए। आगे आते हैं, नासिका से धूम निकालने से हानि। सिर, नाक और नेत्रगत दोष हो और धूम पीने योग्य पुरुष हो तो उसे नासिका से धूमपान करना चाहिए। देखो यदि कंठगत दोष हो तब मुख से धूमपान करना चाहिए। मतलब देखो अगर नाक से ऊपर के दोष हो तो किससे करना चाहिए? सिर, नाक और नेत्रगत दोष हो तो धूम पीने योग्य पुरुष हो तो उसे नासिका से धूमपान करना चाहिए। नाक से ऊपर वाले रोग हो तो नासिका से धूमपान करना चाहिए। और यदि कंठगत किससे हो गया? ये नासिका से नीचे हो गया ना, तो उसको मुख से धूमपान करना चाहिए। हम बीच में अपने नाक के ऊपर एक हाथ रख लेते हैं। अगर हाथ से ऊपर वाले यानी कि सिर, नाक और नेत्रगत दोष हो तो कहाँ से करना चाहिए उसे? नासिका से धूमपान करना चाहिए। और यदि कंठगत यानी कि ये नीचे आ गया ना, यदि कंठगत दोष हो तो उसे मुख से धूमपान करना चाहिए। नासिका से धूम पीने के बाद धूम को मुख से ही निकालना चाहिए। जो नासिका से हमने धूमपान किया है उसे मुख से ही निकालना चाहिए। धूम केवल मुख से लेने पर नासिका से कभी न निकाले, क्योंकि विरुद्ध मार्ग में गया हुआ धूम नेत्रों को नष्ट करता है। और यदि कंठगत दोष हो तब भी मुख से ही धूम निकालना चाहिए। मतलब धूमपान अगर आपने चाहे नाक से लिया हो या फिर मुंह से धूमपान किया हो, निकालना कहाँ से चाहिए? मुंह से ही निकालना चाहिए, नासिका से नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि प्रतिलोमम गतो आशु धूमो हिंस्यादि चक्षुषी, क्योंकि प्रतिलोम यानी कि ऊपर की विरुद्ध मार्ग में गया हुआ जो धूम होता है वो नेत्रों को, चक्षुषी को नष्ट कर देता है। आगे आते हैं, नाक से धूमपान करने की विधि। जितेंद्रिय पुरुषों के लिए उचित है कि अपने अंग प्रत्यंग और नेत्रों को सीधा करके धूमपान में अपने चित्त को लगाकर सुखपूर्वक सीधे आसन में बैठकर नासिका का एक छिद्र बंद कर 3 आवृत्ति द्वारा नाक से धूम का पान करें। नासिका का एक छिद्र बंद कर और 3 आवृत्ति द्वारा धूम का पान करना चाहिए। आगे आते हैं, धूम नेत्र का प्रमाण। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमने पहले क्या पढ़ा था? वो धूमवृत्ति था, और यहाँ पे अब क्या आ गया? धूमवृत्ति को कहाँ पे रखते हैं? धूम नेत्र में रखते हैं। अभी धूम नेत्र का प्रमाण आ गया। चतुर्विंशतिकं नेत्रं स्वांगुली विरेचने द्वादश त्रिशद अंगुल स्नेहे प्रयोगे अर्ध्यम इष्यते ऋजु त्रिकोश फलितम कोल अस्थि अग्र प्रमाणम। देखो यहाँ पे 3 टाइप के धूमपान थे ना, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। अब तीनों टाइप के उस धूमपान की यहाँ पे वो बताई गई है, प्रमाण बताया गया है धूम नेत्र का। उसका सबसे पहले प्रमाण बताया गया है विरेचनी का। चतुर्विशंति, चतुर्विशंति कितना होता है? 24। हमें 24 की याद रखना है, लेकिन उस मेनली हमें क्या याद रखना है? चतुर्विशंति संस्कृत टर्म्स याद करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है और ये पूछी जाती है।
तो सबसे पहले विरेचनिक का आता है। विरेचनिक का कितना प्रमाण होना चाहिए धूम नेत्र का? चतुर्विंशति यानी कि 24 होना चाहिए। उसके बाद आता है द्वात्रिशद, यानी कि द्वा से हो गया 2, त्रिशद से हो गया 3, 32 कितना होता है? स्नेहिक का होता है। 32 किसका धूम नेत्र का प्रमाण बताया है? स्नेहिक धूमपान के नेत्र का प्रमाण बताया है। आगे आते हैं प्रयोगे अर्ध्यम इष्यते, यानी कि अर्ध्यम इष्यते 1.5 गुना किसका बताया है? प्रायोगिक धूमपान का बताया है। और ये किससे 1.5 गुना बताया है? ये विरेचनिक धूमपान से 1.5 गुना बताया है। और ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध्यम इष्यते, ये प्रयोगे को यहाँ पे वो ब्लैंक कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसका प्रमाण है, किसके धूम नेत्र का प्रमाण है? तो ये उसके प्रायोगिक धूमपान के नेत्र का प्रमाण है कि ये जो विरेचनिक है उसका कितना था? 24, उससे 1.5 गुना, यानी कि उससे 1.5 गुना कितना हो गया? 36 हो गया। ये प्रायोगिक धूमपान के नेत्र का प्रमाण है। और वो कैसा होना चाहिए? देखो हमने क्या पढ़ा? प्रायोगिक का कितना होना चाहिए? उससे विरेचनिक से 1.5 गुना, यानी कि 36, और उसका स्नेहिक का 32 और विरेचनिक का 24। ये इसका अंगुल का प्रमाण आ गया। और आगे आते हैं वो कैसा होना चाहिए धूम नेत्र? ऋजु त्रिकोश फलितम कोल अस्थि अग्र प्रमाणतम। ऋजु यानी सीधा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। त्रिकोश फलितम, त्रिकोश फलितम कैसा होना चाहिए? ये जैसे 3 कोश बने हुए, ये 1 कोश, ये 2 कोश और ये तीसरा कोश, ये 3 कोश वाला होना चाहिए। और कोल अस्थि अग्र प्रमाण, कोल अस्थि मतलब उसमें बेर की जो गुठली होती है वो उससे निकल जाए, जिसके अग्रभाग से बेर की गुठली जिसके अग्रभाग द्रव्य से के छिद्र से निकल जाए, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कई बार दे दिया जाता है कोल प्रमाण, कोल अग्र प्रमाण, तो यहाँ पे कोल नहीं है, कोल अस्थि है। यहाँ पे हाईलाइट कर लेना, कोल अस्थि अच्छे से करना। कोल अलग होता है, कोल होता है पूरा बेर और कोल अस्थि होता है उसके अंदर की गुठली। तो कैसा हमने पढ़ा है? यहाँ पे प्रायोगिक होना चाहिए 36 अंगुल, स्नेहिक 32 अंगुल और विरेचनिक 24 अंगुल होना चाहिए। और कैसा कैसा? ऋजु त्रिकोश फलितम, ऋजु यानी सीधा कोमल होना चाहिए, त्रिकोश फलितम होना चाहिए और कोल अस्थि अग्र प्रमाण होना चाहिए उसका। आगे आते हैं धूम नेत्रपान के लाभ। मात्र और नियत काल पर पिया गया धूम इन नलियों में दूर से निकले हुए 3 कोशागार पर्वों में कमजोर होकर नेत्र में क्रमशः पतला हो जाता है। यानी कि ये इसका रीजन बता दिया कि 3 कोश पल क्यों होता है, क्योंकि 3 कोश में वहां से जाता जाता जो धूम होता है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, कम वेग वाला होकर नेत्र में क्रमशः पतला होकर जाता है। तब पीने पर इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं होती है, इस वजह से उसका कैसा होना चाहिए? त्रिकोश वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आता है उचित धूमपान के लक्षण। धूम पीने के बाद जब पूरा प्रदेश कंठ और सिर हल्का हो जाए और कफ तनु हो जाए तो धूम उचित मात्रा में पिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। अगला है धूमपान के अयोग के लक्षण। ये देख के पता भी चल रहा है, अविशुद्ध स्वरो यश कंठस्थ स कफो भवेत, यानी कि जो स्वर है वो शुद्ध ना हुआ हो, कंठ में कफ भरा हो, मतलब कफ का निर्हरण करना चाहिए धूमपान को बेसिकली, लेकिन यहाँ पे वो कफ का निर्हरण नहीं कर रहा है, ऊपर से वो कंठ में कफ भरा हुआ है और सिर झकड़ा हुआ है, तो समझना चाहिए धूमपान उचित प्रकार से नहीं हुआ है। और आगे आता है इसके अति योग के लक्षण। अति योग में क्या होगा? उसका पित्त बढ़ जाएगा। उसमें क्या आएगा देखना, धूमपान के अतियोग से होने वाले तालु, सिर और कंठ शुष्कता, और उसमें दाह प्यास प्यास की वृद्धि, मोह, अधिक रक्त का स्राव, अत्यधिक शिरोभ्रम, मूर्छा, संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों में विकलता होने लगती है। अब देखो ये सारे के सारे बढ़े हुए पित्त के लक्षण हैं और ये किसके हैं? मतलब उसका कफ निर्हरण नहीं हुआ है उसके लक्षण है, ये हम देख के इसे बता सकते हैं। आगे आते हैं नश्य में। ये इंपॉर्टेंट है नश्य। वर्षे वर्षे अणुतैलम च कालेषु त्रिषु नाचरेत, यानी कि नश्य का हमें कब सेवन करना चाहिए? प्रतिवर्ष, वर्षे वर्षे यानी कि प्रतिवर्ष। और किसका है ये? अणुतैल है। अणुतैल प्रतिवर्ष नश्य का सेवन करना चाहिए, अणुतैल का। और नीचे देखो यहाँ पे प्रावृत शरद वसंतेषु गत मेघे नभस्तले, ये नश्य की ऋतु बताई गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नश्य का काल कौन सा होता है, कौन से काल में नश्य का सेवन करना चाहिए, तो प्रावृत, शरद और वसंत। प्रसव, प्रसव से याद करेंगे हम,
इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज साधारण ऋतु। इन्हीं 3 ऋतुओं को साधारण ऋतु भी बोलते हैं। कौन सी को? प्रावृट, शरद और वसंत ऋतु को साधारण ऋतु बोलते हैं। तो प्रति वर्ष यानी कि वर्षे वर्षे वर्षा, शरद और वसंत में जब आकाश में मेघ न हो, गत मेघे नभस्थले यानी कि आकाश में मेघ न हो, तब अणु तेल का नश्य का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार समय के अनुसार इस प्रकार समय के अनुसार विधि पूर्वक जो नशे का सेवन करता है उसके क्या क्या होते हैं? न तस्य चक्षुर्न घ्राण न श्रोत्र उपहन्ते। उसकी नेत्र, घ्राण इंद्रिया और श्रोत्र इंद्रिया नष्ट नहीं हो पाती है। कौन सी? नेत्र, घ्राण और श्रोत्र इंद्रिया नष्ट नहीं हो पाती है। आगे देखो क्या लिखा है? न सयुश्वेता न कपिला केशा शम श्रोणी वा पुनः। मतलब कि उसके केश और दाढ़ी के बाल श्वेत और पिंगल वर्ण के नहीं प्राप्त होते, नहीं हो पाते हैं। न श्वेता न कपिला केशा शम श्रोणी वा पुनः। मतलब श्वेता और कपिल वर्ण के उसके नहीं हो पाते हैं, उसके सिर के और दाढ़ी के बाल। न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषेत। यानी कि उसके बाल नहीं टूटते हैं और ऊपर से बढ़ते हैं विशेष रूप से। आगे आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट केश गिरते नहीं अपितु विशेषकर बढ़ते हैं। इस अणु तेल के विधि पूर्वक नश्य से मन्यास्तंभ, शिरशूल, अर्धित हनुस्तंभ, पीनस अर्धावभेदक तथा शिर कंप रोग शांत हो जाते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिरा सिर कपाला नाम संधे स्नायु कंडरा। यानी कि सिर कपाल की सिराएं, संधियां, स्नायु और कंडरा इस अणु तेल के नशे से तृप्त होकर अधिक बलवान होती है। और ये हमें लगता है ये किसकी है? ये या तो गंडूश की है या कवल की है, या फिर मतलब हमें पता नहीं चलता है कि ये नश्य के लिए बोली गई है, नश्य के लाभ में है। तो सिरा शिरा कपाला नाम संध्या स्नायु कंडरा। यानी कि सिर कपाल की सिराएं, संधियां, स्नायु और कंडरा इस अणु तेल के नशे से तृप्त होकर अधिक बलवान होती है। आगे है मुखम प्रसन्नो उपचितम स्वर स्निग्धो स्थिरो महान। और ये भी हमें लगता है कि आगे जो आएगा गंडूश या फिर वो जो गंडूश धारण बताया गया है मुख में, उसको उसका लाभ लगेगा, लेकिन ये किसका है? ये नश्य का है। स्वर स्निग्ध स्थिरो महान, इसको भी हाईलाइट कर लेना। आगे है सर्व इंद्रियाणाम वैमल्यम बलम भवति च अधिकम। और ऐसी ऐसी हमने पीछे भी लाइन पढ़ी थी धूमपान के, उसमें भी 2 पेज पीछे पलट के देखना अभी। ये धूमपान के उस लाभ में भी कुछ ऐसी ऐसी लाइन थी। वो लाइन थी क्या? वो थी धूमपानात् प्रशाम्यति बलम भवति च अधिकम। और ये क्या है? सर्व इंद्रियाणाम वैमल्यम बलम भवति अधिकम। यानी कि सारी इंद्रियों की विमलता को दूर करता है। सर्व इंद्रियाणाम वैमल्यम बलम भवति च अधिकम, और बल प्रदान करता है और इंद्रियां अधिक बलवान हो जाती है। न चास्य रोगा सहसा प्रभवत्य ऊर्ध्व जत्रुजा। और ऐसी ऐसी लाइन पीछे भी थी, उसमें था वात कफात्मन, यानी कि वात कफ रोग नहीं हो पाते और ऊर्ध्व जत्रुगत मजबूत हो पाता है। और इसमें भी क्या है? जत्रु प्रदेश के ऊपरी भाग में होने वाले कोई भी रोग सहसा नहीं हो पाते हैं। न चास्य रोगा सहसा प्रभवन्ते ऊर्ध्व जत्रुजा। वृद्धावस्था आने पर भी वृद्धावस्था आने पर भी उत्तमांग यानी कि सिर आदि में उसके लक्षण प्रकट नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे चरक ने क्या बोला है? ये देखो, चरक ने बोला है द्वारम ही शीर्षो नासा। ये ना उसके लिए बोली गई है, नाक के लिए बोली गई है कि मतलब जो नाक होती है, नाक होती है, वो द्वार होती है। किसका? सिर का द्वार बताई गई है। द्वारम ही शीर्षो नासा, ये लाइन है चरक की। और यहाँ पे ऊपर देखना, ऐसी ही लाइन आती है अष्टांग हृदय की, वाग्भट की, कि नासो शीर्षो ही द्वार। यानी कि जो नाक है वो, मतलब इसका भी वही है कि जो नाक है वो सिर का द्वार है। तो अगर वो नाक सिर का द्वार है तो उसके द्वारा हम अगर मेडिकेटेड अनूर तेल जो होता है, वो मेडिकेटेड ऑयल होता है, वो अगर धारण करेंगे तो ऊर्ध्व जत्रुगत के कोई भी रोग नहीं हो पाएंगे। लाइन मतलब दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नासा शीर्षो ही द्वार, ये कौन से आचार्य ने बोली है? कोटेशन कौन से आचार्य की है? ये अष्टांग हृदय की है। और अगर अगर द्वार से शुरू हो, ये सेम सेम लाइन अगर द्वार से शुरू होती है तो द्वारम ही शीर्षो नासा, वो आचार्य चरक की लाइन है। तो हम ऐसे याद करेंगे,
चरक जो होती है वो इम्पोर्टेंट संहिता होती है, तो हमारे दिमाग के द्वार पे रहनी चाहिए। तो जो द्वार वाली लाइन है, वो आचार्य चरक की है और जो नासा शीर्षोहि द्वार ये लाइन है, वो अष्टांग हृदय की है। मीटिंग एंड हो रही है यहाँ पे। आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे।